गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पाठ पढ़ रहे थे। उसमें वीडियो नंबर 1 और 2 के बारे में आपने देखा भी होगा, उसमें पढ़ा होगा कि परमाणु की संरचना के बारे में स्टडी कर रहे थे। परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में आपने देखा, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। आज अपन पढ़ेंगे परमाणु में विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त तीसरा पार्टिकल उपस्थित होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। इसकी क्या विशेषता होती है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसके गुणधर्म है, उसको अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, हम जानते हैं जो डाल्टन की अवधारणा दे रखी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, गलत साबित हो गई थी। डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाजित कण है, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसके साथ में परमाणु पर भी रिसर्च होता गया और उसमें देखा गया कि परमाणु में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल कण उपस्थित होते हैं, जिसमें आप देखते हो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रियॉन, प्रोजेट्रॉन, कई प्रकार के कण आप देखने को मिलते हैं। उसमें आप देखने जा रहे हो किसको? न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बारे में अगले जो थॉमसन मॉडल में आपने देखा था उस पर अपने डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं इस पर अपन अध्ययन करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज करता वैज्ञानिक है जेम्स सैंडविक और सभी की खोजकर्ता पर आधारित मैंने आपको ट्रिक बताई, उसको पिछले वीडियो में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से तत्वों की खोज के बारे में या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में कौन से वैज्ञानिक की अवधारणा किस पर आधारित है, उस पर आधारित मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, आज पढ़ रहे हैं अपन न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स सैडविक ने। किसने? जेम्स सैडविक ने इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन का संकेतक क्या दिया जाता है? स्मॉल एन द्वारा इसको दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? स्मॉल एन द्वारा। ये विद्युत का उदासीन है। ये कैसा कण है? विद्युत का उदासीन, अर्थात इस पे किसी प्रकार का कोई साध्य बल नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की क्या होता है? बराबर होता है। इसका जो भी द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान की क्या होगा? बराबर। सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी प्रकार के आप तत्व देखते हो सभी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। आप देखते हो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या नाभिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। क्या होता है? हमेशा किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या नाभिक द्रव्यमान ज्ञात करना किसका योग होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? योग होता है। ये आपके बात दिमाग में रहनी चाहिए। न्यूट्रॉन परमाणु के हमेशा कहाँ स्थित होता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन परमाणु के हमेशा नाभिक में स्थित होता है। तो आपको बात करें इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु के बाह्य कोश में या बाहरी कोश में, अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। ये बात बेसिकली आपको कोई पूछे न्यूट्रॉन के बारे में संक्षेप बताइए तो आपको ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। अब उस तत्वों के बारे में अपन देखते हैं, उनको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में भरते हैं उस पर अपन आधारित डिस्कस कर रहे हैं। किसी कोश में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उस पर आधारित अपन आगे मैटर को बढ़ाते हैं। देखिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो, देखिए अपन देख रहे हैं विभिन्न परमाणु की विभिन्न सेल होती है, उसमें विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं उस पर आधारित अपन डिस्कस कर रहे हैं। विभिन्न कक्षाओं या कोश में इलेक्ट्रॉन भरना, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं उस पर आधारित अपन बात करते हैं। जनरली अपन जानते हैं ये परमाणु है,
आपको मैंने नेक्स्ट में बताया भी था। प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष और चतुर्थ कोष, ऐसे एन कोष चलते रहते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसका नामकरण करने का काम किया था रदरफोर्ड ने, अरे सॉरी इसने क्या नाम है, बोर ने अलग अलग कोष को अलग अलग नाम से दे दिया। ये जो अपने अलग अलग प्रकार के आपने सेल नंबर दे रखे उसी को उसने कोष के आधार पर नाम दिया, के एल एम एन कोष, अलग अलग कोषों के नाम दे दिए। अब अपन जानते हैं के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एल कोष में कितने भरे जा सकते हैं, एम कोष में कितने भरे जा सकते हैं, एन कोष में कितने भरे जा सकते हैं, उस पर आधारित हम डिस्कस करते। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताई जा रही है, उसको आप ध्यान से देखोगे। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का आपको बात करें, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के आधार पर भरते हैं। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के आधार पर भरते हैं। इसके आधार पर 2n स्क्वायर के आधार पर भरते हैं। देखिए इधर लिख देता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के आधार पर भरते हैं। ये बात दिमाग में रहे, हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना किसके आधार पर निकालेंगे, 2n स्क्वायर के आधार पर। यहाँ n है, n क्या बताएगा, कोष की संख्या क्या निरूपित करेगा, कोष की संख्या या परमाणु सेल को निरूपित करने का कार्य करता है। जैसे आपको बात करते हैं के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे, तो अपन यहाँ पे जानते हैं के के लिए n का मान क्या देगा, 1। के कोष की शुरुआत कहाँ से होती है, प्रथम सेल से, तब n का मान कितना है, 1। तब के कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 2n स्क्वायर वाला फार्मूला आप लागू करोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करने पर 1 का 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे किसी भी कोष को आप पूछे, m पूछे, l पूछे, कोई भी कोष को पूछे तो आप डायरेक्ट जल्दी से बता सकते हो। l कोष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। m कोष के लिए 18 इलेक्ट्रॉन और n कोष के लिए बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से किसी कोष में अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये बात दिमाग में रहे। अब एक दो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन भर के आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे मेट्रो करके हटा रहा हूँ।
देखिए, किसी भी परमाणु की बात करें, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना हो, किसी भी परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? परमाणु का संकेतक क्या है और परमाणु क्रमांक क्या है। ये दो बात दिमाग में क्या हो जाने से, क्लियर हो जाने से। फिर बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें बनते हैं, फिर बाद में किसमें बनते हैं, फिर बाद में किसमें बनते हैं, वो क्रम आपके दिमाग में ध्यान वाले। फिर कोष के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो एक कक्ष के अनुसार, अलग अलग कक्ष के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे रखे अपने, कौन से कक्ष में कितने पार्टिकल पहुंचते हैं। जैसे अब बात करते हैं ये दो कोष, ये क्या कोष, और कोष के अंदर क्या बड़े बड़े कक्षक पाए जाते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, ऐसे उनके आधार पर ये विन्यास हो जाएगा। अब फिर बाद में पता देखते हो तो इसको रिप्रेजेंट करना होगा इसी विन्यास को, कोष के विन्यास को, तो इस प्रकार से अपन एलिमेंट को प्रदर्शित करके दर्शाते हैं, किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन डायग्रामिकल अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और कोष के अनुसार लिखना हो तो क्या लिखोगे, 2 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी के लिए ये सिस्टम आपके लागू रहेगा। अब मान लो अपने बात अगला बिंदु आपका आएगा संयोजकता। किसका आएगा? संयोजकता क्या होती है, किस प्रकार का उसका रोल है, उस पर आधारित अपन डिस्कस करेंगे। अब एक तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उस पर आधारित आपको पूरा उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास के रूप में, अलग अलग कोष के रूप में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करना। नहीं हो तो वापस मुझे बताना, होमवर्क के रूप में आपके रहेगा। एक तो आप सल्फर का निकाल के बताना मुझे, सल्फर का परमाणु क्रमांक, सल्फर और परमाणु क्रमांक आपके हो जाएगा 16। दूसरा आप मुझे ये बताना किसका, नियॉन का, छोटा सा लगा 10। तीसरा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन का आप निकाल सकते हैं। तो ये तीन आपको मैंने दिए ऑप्शन के रूप में, तीनों को आप पूरा व्यू रिप्रेजेंट करके मुझे वापस उसकी पीडीएफ सेंड करना या डायरेक्ट क्लिक किसके भी भेज सकते हो, बताना कि इसका क्या सॉल्यूशन आपने सही किया राइट किया, उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे अपना बिंदु ले रहे हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, किस प्रकार से उसका रोल रहता है, किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, उस पर आधारित अपना अगला टॉपिक। अब इस पार्ट के अंतर्गत आपके छोटे 2-3 और टॉपिक रहते हैं। एक तो संयोजकता का टॉपिक, अब संयोजकता के जस्ट बाद में आपने एक परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान क्या बाद में, परमाणु द्रव्यमान के जस्ट बाद में आप पढ़ोगे समस्थानिक और समवारिक। और ये था आपका नॉर्मल सा टॉपिक, समस्थानिक पर आधारित कुछ एप्लीकेशन दे रखे 3-4, उसको भी मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। 1-2 लेक्चर कराया क्या, तो आज या कल तक आपका ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा। फिर आपके आज जितने भी प्रकार के आपके दे रखी साइंस में आपके केमिस्ट्री के रिलेटेड मैटर था, वो मैंने कवर करने का प्रयास किया है। आपने वैक्सीन पढ़ने का प्रयास भी किया होगा। मान लीजिए अभी तक कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और जितने भी प्रकार के आपके दोस्त ग्रुप में जुड़ रखे हैं उनको चैनल की जो आपने आईडी दे रखी है उसको आगे से आगे सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। आगे देखते हैं अपन संयोजकता, देख क्या होती है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में मैटर को हटा रहा हूँ। देखिए अपन अगला बिंदु पर पढ़ने जा रहे हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं और इसका क्या रोल रहता है, उसको अपन विस्तार रूप से समझते हैं। मैंने आपको तीसरा पार्ट पढ़ाया था, वहाँ पे भी संयोजकता के बारे में बात थोड़ी बहुत की थी। मैंने कहा था कि संयोजकता को अपन विस्तार रूप से चौथे पार्ट में अध्ययन
करेंगे। तो यहाँ पे व्यवस्थित रूप से आप समझने का प्रयास करना, जहाँ पे भी आपको समझना है तो वापस मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उस पर आपको व्यवस्थित रूप से करेक्शन करके मैटर अपलोड करवा सकता हूँ। ताकि देखिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं संयोजकता क्या होती है, उसको समझना आराम से। संयोजक संयोजकता क्या होती है, किस प्रकार से इसको अपन ज्ञात करते हैं और क्या रोल रहता है इसका, तो उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं, आपको मैंने बताया था, किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के साथ कितने प्रकार से बंध बनाता है, बंधों की संख्या उस परमाणु क्या कहलाती है, संयोजकता। अब मान लो बच्चों मन में ये प्रश्न उठता है कि सर कि अपन मतलब किसी परमाणु की बंध बनाने की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो संख्या ज्ञात करने के लिए अपन बात करेंगे कि किसी परमाणु की अपन को मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, किसी परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसलेशन कर रहा है, वो इस परमाणु की क्या कहलाएगी, संयोजकता। देखिए संयोजकता अपन देखते हैं, संयोजकता की बात कर रहे हैं तो किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता। इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और वो क्या कहलाएंगे, संयोजकता कहलाती है। देखिए किसी पहले बात करते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन और फिर बाद में संयोजकता कहलाएंगे। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता या संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। देखिए पुनः किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। देखिए अष्टक नियम प्रतिपादित करने किसी भी बाह्यतम कोश में अष्टक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का रूल्स दिया है, वो दिया है किसने, न्यूजीलैंड ने। न्यूलैंड का अष्टक नियम के आधार पर आप देखते हो वो तो था, एक तो था न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो तो था आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित वो घटना लगी, और यहाँ पढ़ोगे लुईस की अवधारणा पर आधारित अष्टक नियम पढ़ोगे। किसके आधार पर, लुईस और एक वैज्ञानिक आ रहा था बोर बेरी नाम के वैज्ञानिक ने अष्टक नियम प्रतिपादित करने का काम किया है।
देखिए बोरबेरी एवं लुईस ने यह बताया कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लुईस व बोरबेरी की अवधारणा के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका अष्टक पूर्ण है, और जिस परमाणु का अष्टक पूरा है तो वो क्या हो जाएगा? अक्रिय। क्या कहलाएगा? अक्रिय। ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ 10 मिनट। सिर्फ आप एक बार लैंग्वेज को कवर कर लीजिए। आगे जिस परमाणु का बाह्यतम कोश अष्टक पूर्ण है वह अक्रिय प्रभाव या अक्रिय प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे अक्रिय गैसें कौन कौन सी आप जानते हो? शून्य और एक समूह की गैस है। जैसे देखोगे आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन से पहले एक और आ रही जिनॉन और रेडॉन। ये जितनी भी गैसें हैं वो क्या है? अक्रिय गैस, किसी से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका आप अष्टक देखोगे, अष्टक क्या देखने को मिलेगा? पूर्ण रूप से भरा होता है अष्टक। जैसे बात कर रहा हूं मैं नियॉन, किसकी? नियॉन की। तो नियॉन का परमाणु क्रमांक आपको कितना होता है? 10, आप जानते हो। और सामान्य इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 8 ये होता है। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब अष्टक पूरा है, वो किसी से क्रिया नहीं करेगी। आप स्ट्रक्चरली डायग्राम में रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो नियॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इस कोश में भी आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आठ इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से और अपन ऐसे लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6। तो इसके बाह्यतम कोश 2 सेल थी और उस 2 सेल में पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तब वो किसी से क्रिया नहीं करेगी। तब अपन इसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। तो इन किसी को भी देखोगे इनके बाह्यतम कोश क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है, तब ये किसी से क्रिया नहीं करते। जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं वही उस परमाणु क्या कहलाएगी? सेल होता है। दिमाग बात रहेगी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे बढ़ते देखिए। देखिए आगे अपन देख रहे हैं कि किसी सक्रिय तत्व के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अष्टक पूर्ण करने के अनुसार होता है। क्यों?
क्योंकि इनका संयोजकता कोष का स्तर अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की संख्या उस तत्व की संयोजकता है। क्या होगी? उस तत्व की संयोजकता होगी। अब ये बात दिमाग में रहेगा। अब देखते हैं, मान लीजिए आपने क्या रखा है? सोडियम तत्व। क्या रखा है? सोडियम। अब संयोजकता प्लस माइनस में हो सकती है। एक सेंटेंस और लिख दीजिए, संयोजकता पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। जैसे सोडियम के बाइंडिंग फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8 और 1, क्योंकि अपन जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, तो इतने इलेक्ट्रॉन है। अब बाइंडिंग फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाइंडिंग फोर्स में या तो उसको पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो त्याग करता है। तो सोडियम हमेशा अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। त्याग करके वो क्या बनाता है? सोडियम प्लस। अर्थात सोडियम की संयोजकता की बात करें, संयोजकता कितनी होगी? सोडियम की संयोजकता होगी +1। अब बात करते हैं अपन इसकी मैग्नीशियम। सेकंड एग्जांपल क्या लेते हैं? कैल्शियम ले लिया। मान लीजिए आपने क्या ले लिया? कैल्शियम परमाणु क्रमांक ये होता है 20, 2, 8 और देखोगे कितने हो गए? 2, 8 और फिर बाद में 8 और फिर 2। ये इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो आप देखोगे कैल्शियम के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बायतम कोष मतलब सबसे बाहर आने वाली संख्या, वो बायतम कोष कहलाता है। कि ये कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद में आगे वाले 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अब इस बायतम कोष में ये प्रथम कोष, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कोष, तो ये 3 कोष आपके फुल फिल है। अब चौथे कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर बायतम कोष का पूरा करें, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता है। तब हमेशा कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग के कैल्शियम क्या बनाता है? +2। अर्थात कैल्शियम की संयोजकता की बात करें तो संयोजकता कितनी रहेगी? +2। इस प्रकार से भिन्न भिन्न तत्वों की अपन संयोजकता निकालते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर लीजिए, फिर बाद में 1-2 उदाहरण और मैं समझाता हूँ, फिर इस टॉपिक को अपन क्लोज करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 5 आपने ले रखा फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 आप जानते हो।
और इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें कितना देगा 2 8 सॉरी कितना देंगे 7। अब इसके बायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे क्लोरीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बायतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करें एब्जॉर्ब करें। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी रहती है कि हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी क्या करता है ग्रहण करता है। क्या करता है फ्लोरीन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आपने देखा होगा फ्लोरीन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर इसमें क्या लगता है -7 क्या लगता है -7 और इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास में ये मिलेगा और सेलुलर कितने रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में तो ये हो जाएगी इसकी माइनस। ठीक है तो ये बात दिमाग में आप करें मतलब कौन से परमाणु की संयोजकता कितनी होती है कितने साल में जुड़ेगा क्या नहीं होगा वो आपके जुड़ने की संख्या उसी जो आपके प्लस माइनस बोल के भूल जाना डायरेक्ट जुड़ने की संख्या क्या बताएगी जितनी संख्या वो उसके जुड़ने की संख्या बताती है। एक और उदाहरण जैसे एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 आप देखोगे और कितना जाएंगे इतने 10 और बायतन कोष में जाएंगे 3। अब इसका भी आप डायग्रामिकल रिप्रेजेंट करोगे एल्यूमिनियम देखोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है फिर 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन और बायतन कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। अब या तो बायतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें 5 इलेक्ट्रॉन ले आप अपना स्टेप पूरा करें या फिर ये क्या करता 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करें क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 5 जगहों से मतलब 500 के आगे हाथ फैला के मतलब सभी देह वो नेसेसरी नहीं है तो इससे साथ मतलब 3 अपने पास वो भी त्याग करके अपना स्टेप पूरा कर लेता है। तब हमेशा आपने एल्यूमिनियम को देखा होगा क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन अपने में से त्यागता है और एल्यूमिनियम पे प्लस 3 7 जगह लग जाता है और 2 8 हो जाता है और सेल का हो जाता है इसकी +3। तो इस प्रकार से अपन किसी भी तत्व की संयोजकता अपन अष्टक नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। अष्टक नियम केवल एप्लीकेबल या सुटेबल या ओनली फॉर उपयोगी कितने तक है परमाणु क्रमांक 20 तक। इसके आगे फिर बाद में आपके अलग नियम तत्वों के लिए अलग कॉन्सेप्ट लागू होता है उसको आगे वाले क्लासों में आप विस्तार रूप से समझोगे। तो ये था आपके संयोजकता पर आधारित टॉपिक। अगला टॉपिक में आपके अगले वीडियो लेक्चर में आप पढ़ोगे परमाणु संख्या क्या होती है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है समस्थानिक क्या होते हैं समबारिक क्या होते हैं किस प्रकार से उसको फाइंड आउट करते हैं उस पर अपन विस्तार रूप से कल वाले वीडियो में देखोगे। जितना आपको बताएं उसको आप घर बैठ के पढ़िए नोट्स बनाइए पर्सन को पीछे जो किताब के दे रखे उसको पढ़ते रहिए जो समझना है उसको पूछो बार बार मैटर को दोहराते रहिए जो डाउट हो तो डिक्लेयर करें आपस में शेयर कीजिए डायरेक्ट मुझे भी पूछ सकते हो किसी से बात करके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कीजिए। घर पे रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।